Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the next steps involved in the genetic engineering. So let's start with the video. First of all, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के बारे में बात कर ली थी कि रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या होते हैं और किस तरीके से वो कट्स लगाते हैं. तो पहला स्टेप तो जैसे हमने जान लिया, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए को निकालो. सेकंड स्टेप रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की हेल्प से उसमें कट लगाने हैं. अब जब ये कट्स लग जाएंगे तो थर्ड स्टेप आता है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे. देखो क्या होता है कि हमने कट्स लगा लिए. एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने ECO-R1 या फिर कोई भी BAM-H1 साइट या फिर SMA1 या फिर किसी भी एक्सेट्रा साइड से हमने कट्स लगवा लिए, लाइक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट लगवा लिए. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? इतना बड़ा जो डीएनए निकला है हमारे पास, इतने सारे जो डीएनए के थ्रेड्स निकले हैं हमारे पास, उनमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना पड़ता है, इस वजह से हमें अपना डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर उसे रन कराना पड़ता है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम एगरोस जेल, देखो बेसिकली दो तरीके की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है. एक होती है एज और एक होती है पेज. एज में होती एज जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड जो पेज होती है उसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो बेसिकली जब हमें डीएनए में कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन करना होता है, ठीक है, तब हम एज का यूज़ करते हैं. बिकॉज जो पेज होती है वो प्रोटीन्स के लिए होती है और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम एज का मेनली यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने एज, अब देखो एज और पेज में ये डिफरेंस है कि हमने जो जेल ले रखा है जिसके थ्रू हम सेपरेशन करने वाले हैं वो डिफरेंट होता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एज होता है उसमें हम एगरोस जेल का यूज़ लेते हैं. ठीक है, अब एगरोस जेल क्या होता है, ये एक सी वीड से निकालते हैं. ठीक है, एगरोस जेल एक जेल होता है जिसको हम सी वीड से निकालते हैं और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इस पोर्स में से ही लाइक जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक है, तो उसमें से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें से जो चाय होती है वो इजीली निकल जाती है. चाय की पत्ती या फिर कोई जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं. तो वैसे ही काइंड ऑफ यहाँ पे होता है. जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम जेल यूज़ करने वाले हैं वो होता है एगरोस जेल. इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इसमें से जो डीएनए होता है वो सीविंग इफेक्ट दिखाता हुआ, है ना, आगे की तरफ निकलता है. अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम डीएनए को लोड करते हैं. अब जब डीएनए को हम जहाँ लोड करते हैं उनको बोलते हैं कैथोड वेल. ठीक है, देखो पहली बात तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है. इसमें हम क्या करते हैं, कैथोड वेल्स होते हैं. कैथोड वेल्स में हम अपना डीएनए जो है, डीएनए सैंपल, उसको लोड करते हैं. और एगरोस जेल होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं. ठीक है, और इन पोर्स को क्रॉस करता हुआ, सीविंग इफेक्ट दिखाता हुआ हमारा जो डीएनए है वो आगे की तरफ निकलता है. अब वो निकलता कैसे है? ऐसा होता है कि जहाँ पे हमने डीएनए लोड किया है वहाँ पर हम कैथोड लगाते हैं. उनको कैथोड वेल्स बोलते हैं. वहाँ पे हम कैथोड को लगाते हैं, या बोलो हम वहाँ पे नेगेटिव चार्ज देते हैं. अब डीएनए में भी नेगेटिव चार्ज है और जहाँ पे हम जो भी हम कैथोड वेल्स पे भी नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होता है. और ऑपोजिट साइड पे, यानी कि जहाँ पे जिस तरफ डीएनए भाग रहा है, ठीक है, उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वहाँ पे उसको फिर आप एनोड बोल सकते हो. ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पे डीएनए लोड किया गया है वो नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए वहाँ नेगेटिव से अपना जो नेगेटिव चार्ज है, डीएनए के खुद के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने कैथोड लगा रखा, नेगेटिव चार्ज डीएनए के ऊपर खुद भी है, तो रिपल्शन करता हुआ और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, जो कि एनोड पॉजिटिव होता है, तो जो डीएनए है वो आगे की तरफ भागता है सीविंग इफेक्ट दिखाता हुआ. ठीक है, अब क्या होता है, जब ये आगे की तरफ भागता है तो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स या स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो आगे की तरफ ज़्यादा निकल जाते हैं और जो मोटे मोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, वो पीछे की तरफ रह जाते हैं. अब हमें पता होता है पहले से कि जो हमारा, अगर मान लो जैसे हमारे पास टाइम होता है, ठीक है, कंप्लीटली चार्ट वार्ट कुछ होता है, उसमें लिखा होता है कि इतने टाइम तक अगर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया तो हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होगा वो इतनी पोजीशन पे मिलेगा. तो ऐसा करके हमें पता होता है. ठीक है, तो हमने उतने टाइम तक चलाना होता है और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डीएनए है वो इधर तक आ जाएगा, इतनी लेंथ तक आ जाएगा, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा. ठीक है, अब हमें डीएनए तो इजीली दिखता नहीं है, तो हम इसको इजीली कैसे पता लगाएं कि डीएनए यहाँ पे ही है. ठीक है, तो विजुलाइज करने के लिए डीएनए को, देखो हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में डीएनए आएगा, लेकिन इजीली उसको हमें दिखता नहीं है ना डीएनए, तो हमें उसको विजुलाइज करना पड़ता है. तो विजुलाइज करने के लिए या विजुलाइजेशन करने के लिए, इजीली देखने के लिए डीएनए को हम क्या करते हैं, हम यूवी रेस की और इथेरियम ब्रोमाइड की हेल्प लेते हैं. अब जैसे हमने क्या किया, इथेरियम ब्रोमाइड उसमें डाला, जो जेल था हमारे पास उसमें जैसे हमने इथेरियम ब्रोमाइड डाला और साथ साथ में यूवी रेस का एक्सपोजर किया, तब हमें क्या होगा, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने लगेंगे डीएनए के, और हम इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं. डीएनए को तब इजीली देख सकते हैं और इजीली इसको कट करके निकाल सकते हैं. अब ये जो डीएनए को कट करने के निकालने का प्रोसीजर होता है, इसको हम इल्यूशन बोलते हैं.
ठीक है। अब हमने क्या किया, जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमने वो भी निकाल लिया। हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो जीन आया है या जो ये डीएनए फ्रेगमेंट आया है, इसमें हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम अब जैसे जो हमारे पास डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल आया है, अब इसको हम एम्पलीफाई करेंगे। बिकॉज लेट्स से कि हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है, ठीक है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि और वेक्टर के साथ में लाइगेट करे नहीं करे, या बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि लाइगेट पहली बार में कट जाए, हो सकता है नहीं करे, या कुछ ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो हम क्या करते हैं, हम इसका नंबर जो है वो एम्पलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से हमारे पास एक पेज है और उस एक, मैं बता रही हूँ नॉर्मल जैसे हमारे पास पेपर का पेज होता है ना, पेपर है मान लो हमारे पास, और हमें बोला गया है कि आपको इस पर डिज़ाइन बनाना है कोई सा, ठीक है। और मान लो अगर वो पेपर ख़राब हो गया तो हमें दोबारा वापस पूरा दुकान पर जाना पड़ेगा, दूसरा पेपर लेके आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा यही है ना कि हम इस पेपर एक बार में जाकर के 5-6 पेपर उठा लें, ताकि अगर हमसे एक बार गलत भी हो जाए तो हम दूसरे पेपर पे यूज़ कर सकें, या फिर दूसरा पेपर यूज़ कर सकें, चीज़ें कर सकें। तो वैसे ही है कि हम क्या करते हैं, डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, लेकिन हम इसका नंबर एम्पलीफाई कर लेंगे, ताकि अगर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ख़राब भी हो जाए, ठीक है, तो दूसरे तो बाकी हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ हो। तो हम क्या करते हैं, हम पीसीआर चलाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी अ काइंड ऑफ टेक्निक है, एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि 3 स्टेप्स चल रहे होते हैं, डीनेचरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है, जो हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसको देते हैं, उसको लोड करते हैं, और यहाँ पे 3 स्टेप्स चलते हैं, डीनेचरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचरेशन क्या करता है, जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ये हाई टेम्परेचर यानी कि 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगा करके नियरली अलग अलग जो दोनों स्ट्रैंड्स जो जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी मेंटेन कर रहे हैं, उनको अब अलग अलग कर देगा, उनको सेपरेट कर देगा, ठीक है। डीनेचरेशन स्टेप में ये होता है। देन सेकंड स्टेप अनीलिंग में क्या होता है, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन चुका है, जो कि अब आपस में कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं दिखा रहे हैं, जुड़े नहीं हैं, उनके ऊपर प्राइमर्स जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सटेंशन स्टेप है, उसमें डीएनए नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज नहीं, लेकिन टाक पॉलीमरेज, बताती हूँ टाक पॉलीमरेज क्या होता है, लेकिन अभी याद रखना है टाक पॉलीमरेज अ काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ही है। वो क्या करता है, अब यहाँ पे एक्सटेंशन कराता है, या फिर बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन कराता है। वही सेम चीज़ है कि 5 से 3 की तरफ ही पॉलीमराइजेशन कराएगा, या फिर 3' OH एंड को यूज़ करती ही पॉलीमराइजेशन कराएगा, ठीक है। और उसको आगे के प्राइमर्स भी हमने अनिलिंग में लगा कर दे दिए, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से कराता रहेगा एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ये स्टेप्स जो हैं, मान लो आपने 30 साइकिल चलाई, मान लो आपने 30 साइकिल्स चलाई इस पर्टिकुलर पीसीआर के अंदर, ये जो डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन का स्टेप्स हैं, इनकी 30 साइकिल्स चलाई आपने। अब उसके बाद आपको 30 साइकिल के बाद 1 मिलियन कॉपीज़ मिल जाएंगी। समझ रहे हो कि एक डीएनए दिया, लेकिन 30 साइकिल चलाने के बाद आपको 1 मिलियन कॉपीज़ मिल रही हैं। इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो एम्पलीफाई होता है, या फिर मल्टीपल जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं, लाइक मल्टीपल डीएनए मिल जाते हैं ऑफ सेम जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं बता रही थी टाक पॉलीमरेज के बारे में। टाक पॉलीमरेज देखो, जैसे मैंने बताया कि डीनेचरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 94 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, इवन जो बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं, नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, वो कोई भी इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकते। सारा का सारा जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि पीएच और टेम्परेचर को एक मतलब एक ये बोल सकते हो कि कोई भी एंजाइम हो, वो उसका एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस तक वो काम कर सकता है, ठीक है। अगर उसका पीएच कम कर दोगे, उसका ऑप्टिमम पीएच हटा दोगे, या फिर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हटा दोगे, हाई कर दोगे या कम कर दोगे, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सेम गोज टू डीएनए पॉलीमरेज ऑल्सो, बिकॉज वो भी एक एंजाइम है, ठीक है। तो अगर हम डीएनए पॉलीमरेज, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, किस तरीके का भी डीएनए पॉलीमरेज हो अगर हमारे पास, लेकिन अगर उसमें हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दिया तो वो खराब हो जाएगा, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो डीनेचर हो जाएगा, अगर कम टेम्परेचर दोगे तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज के साथ में, अगर हम उसको पीसीआर के अंदर यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना पीसीआर के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई है, 94 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाक पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। टाक पॉलीमरेज इज अ काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है थर्मस एक्वेटिकस से। अब ये थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और इसी वजह से उसका डीएनए पॉलीमरेज है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज वो ये डीनेचरेशन के हाई टेम्परेचर को भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। और इस वजह से हम पॉलीमरेज के अंदर, यानी कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है या फिर पीसीआर है, उसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन के लिए टाक पॉलीमरेज को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बता दिया कि अभी हमने जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, एंड नेक्स्ट स्टेप में पीसीआर के अंदर अभी हमने इसको जो है इसका एम्प्लीफिकेशन करा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।